नमस्कार। आज के इस खास कार्यक्रम में बातचीत मनु स्मृति की होगी। आखिर मनु स्मृति विवादों में क्यों रहा, क्या कारण है। मनु द्वारा रचित मनु स्मृति तमाम विवादों का कारण शुरू से ही रहा, चाहे वो अम्बेडकरवादी हो या फिर नारीवादी। सभी लोगों ने मनु स्मृति का विरोध क्यों किया। आखिर मनु स्मृति के अध्यायों में ऐसा क्या वर्णन है जिसके कारण महिलाओं के खिलाफ भी इसे माना जाता है और दलितों के खिलाफ भी इसे माना जाता है। लेकिन देखिए, सबसे पहले किसी भी किताब या किसी भी ग्रंथ का विरोध या समर्थन करने से पहले हमें उसके बारे में जानना होगा। अगर मनु स्मृति का अध्ययन ठीक से किया जाए तो मनु स्मृति पूरी तरह ना तो गलत है और ना ही सही है। किसी भी चीज को अपनाने के लिए हमें कॉन्टिन्यूम अप्रोच अपनाना चाहिए, ना कि डाइकोटमी अप्रोच। अब इसे जानने से पहले हम लोग समझते हैं कि कॉन्टिन्यूम अप्रोच और डाइकोटमी अप्रोच है क्या। डाइकोटमी अप्रोच वह अप्रोच है जिसमें हम किसी भी चीज को महज दो हिस्सों में बांटते हैं, चाहे तो वह अच्छा होगा या फिर वो बुरा हो जाएगा। लेकिन कॉन्टिन्यूम दुनिया में कोई भी ऐसा चीज नहीं हो सकता जो कि पूरी तरह अच्छा हो और या फिर पूरी तरह बुरा हो। ना ही दुनिया में कोई ऐसा व्यक्ति हो सकता और ना ही दुनिया में कोई ऐसा वस्तु हो सकता। हमें इसे अपनाने के लिए कॉन्टिन्यूम अप्रोच अपनाना पड़ेगा कि इसका मनु स्मृति की कौन सा हिस्सा सही है और मनु स्मृति की कौन सा हिस्सा गलत है। अब मनु स्मृति की रचना की बात करें तो रचना भी पूरी तरह प्रासंगिक नहीं है, उसमें अंग्रेजों द्वारा छेड़छाड़ हुई है। मैं कुछ दस्तावेजों के जरिए आपको यह बताता हूं कि किस तरह मैक्स मुलर ने मनु स्मृति को अपने हिसाब से बदला। अंग्रेजों ने पूरी तरह एक पहल चलाई थी जिसके हिसाब से भारतीय संस्कृति को पूरी तरह नष्ट करने के लिए काम किया गया। मैक्स मुलर संस्कृत का बहुत बड़ा विद्वान था और उसने पूरी तरह एक योजना के तहत, एक क्रियान्वयन के तहत मनु स्मृति के साथ छेड़छाड़ किया है। मनु स्मृति भारतीय कानून व्यवस्था, न्याय व्यवस्था की एक किताब थी जिसके तहत कानून व्यवस्था, न्याय व्यवस्था चलता था। क्योंकि भारत में वर्तमान कानून 1860 मैकॉले का चलता है। उससे पहले भी तो भारत में कानून थी। भारत में कानून तो बौद्ध ग्रंथ से भी पहले से थी। उसके पहले मनु स्मृति द्वारा ही भारत में कानून व्यवस्था चलाया जाता था। हाँ, यह बात सही है कि मनु स्मृति में अलग अलग वर्णों के लिए अलग अलग नियम कानून थे, लेकिन ये सब बाद में अंग्रेजों द्वारा, मैक्स मुलर द्वारा इसमें ऐड किया गया है, ना कि ये सब पहले से इसमें था। अब बात करते हैं कि मनु स्मृति की खामियां क्या है। तो मनु स्मृति के अध्याय 5 में महिलाओं के खिलाफ कुछ बातें लिखी गई हैं और फिर कुछ बातें ऐसी लिखी गई हैं जो दलितों की भावनाओं को भी ठेस पहुंचाता है। कुछ कट्टरपंथी जैसे अम्बेडकरवादी, नारीवादी ने तो मनु स्मृति को यहाँ तक कह दिया कि मनु स्मृति ही वह किताब है जिसके कारण भारत में वर्ण व्यवस्था शुरू हुई। लेकिन यह पूरी तरह गलत है। भारत में वर्ण व्यवस्था की बात करें तो ऐसी कई पौराणिक किताबें मिलती हैं जिसमें वर्ण व्यवस्था की बारे में बातचीत की गई थी। अब बात करते हैं कि जहां पर मनु स्मृति और वेदों में कॉन्ट्राडिक्शन हो तो हम लोग को किसे प्राथमिकता देना चाहिए। तो यहाँ पर हमें प्रायोरिटी सेट करना होगा। भारत में हिंदू धर्म ग्रंथ में सबसे ज्यादा प्राथमिकता वेदों को दी गई है। तो हम लोग जहां भी कॉन्ट्राडिक्शन होगा वेदों की बात को ही मानेंगे। जैसे मनु स्मृति में अगर कुछ श्लोकों का वर्णन किया जाए तो वहां पे मांस खाने को सही ठहराया गया है। लेकिन अगर वेदों में चाहे ऋग्वेद हो, यजुर्वेद हो, सभी का अध्ययन करने पर यह मालूम चलता है कि मांस का सेवन हिंदू धर्म में वर्जित है, पूरी तरह से वर्जित है। हालांकि कुछ वेदों में, कुछ और अलग स्मृतियों में भी मांस को सही बताया गया है, लेकिन यह बिल्कुल पूरी तरह गलत है। हिंदू धर्म में ना तो वेद में, ना ही उपनिषद में, और वेदांत जो वेदों से भी ऊपर माना जाता है, हमें हर ग्रंथ में इसकी पूरी तरह से निंदा की है। अब हम लोग जानते हैं कि किस तरह मनु स्मृति को गलत साबित किया गया। 25 दिसंबर 1927 को जब बी.आर. अम्बेडकर ने मनु स्मृति को बीच सड़क पर जलाया था, उसके बाद कई लोगों ने मनु स्मृति को उसी समय जलाया और मनु स्मृति को पूरी तरह से खारिज किया। मैं अम्बेडकर साहब का पूरी तरह सम्मान करता हूं। मेरा उद्देश्य अम्बेडकर साहब की भावनाओं को ठेस पहुंचाना बिल्कुल भी नहीं है। मैं जाति व्यवस्था का भी खंडन करता हूं। मैं अम्बेडकर साहब के साथ हूं, लेकिन मैं अम्बेडकर साहब के इस कार्य का बिल्कुल पूरी तरह निंदा करता हूं, क्योंकि मनु स्मृति मेरे हिसाब से भारतीय न्याय व्यवस्था के लिए सबसे बढ़िया किताब है। यहाँ तक कि पहले मनु स्मृति में किया गया वर्णन न्याय व्यवस्था के अनुसार राजा के पास न्याय प्रणाली नहीं थी। न्याय प्रणाली
एक अलग से कोर्ट सिस्टम था और राजा को उस कोर्ट में रोज सवेरे जाकर उसका क्रिया वहां की कार्य प्रणाली का जायजा लेना होता था। और भारत में वर्तमान प्रणाली की बात करें तो वहां भी ऐसे ही है। भारत में सरकार के पास ना तो सरकार विधायिका चलाती है और लेजिस्लेचर और जुडिशियरी न्यायपालिका और कार्यपालिका बिल्कुल पूरी तरह अलग है। उसी प्रकार मनुस्मृति में भी वर्णन किया गया है। मैं मनुस्मृति का पूरी तरह से ना तो खंडन होना चाहिए ना ही समर्थन होना चाहिए। उसमें जो गलत चीज है उसे हटा देना चाहिए और मनुस्मृति का सम्मान किया जाना चाहिए। यह हमारे 2000 साल की धरोहर है। धन्यवाद।